सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में बहुत ही आपका खास होने वाला है। जो भी बच्चे हमारे फ्री पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें फ्री लिख कर मैसेज कीजिए, फिर आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पर दे दी जाएंगी और ये आपका एग्जामिनेशन तक के लिए वैलिड है, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए। जो भी स्टूडेंट इच्छुक है अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं हमारे फ्री पेड कोर्स से, तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करना है। क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पर आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है, तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय ना गाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2022 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट्स को क्लास लास्ट तक करनी है और क्लास के बाद कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो चलिए हमारे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, प्रथम बार अमेरिका में एड्स की पहचान डैश में की गई। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि प्रथम बार जो है अमेरिका में एड्स की पहचान डैश में की गई, मतलब किस ईस्वी में जो है पहली बार अमेरिका में एड्स की पहचान की गई। तो ऑप्शन ए में दिया 1984, बी में दिया 1983, सी में दिया 1987 और डी में दिया 1981। तो चलिए सभी कोई जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर बताइए कि प्रथम बार अमेरिका में एड्स की पहचान कब की गई थी। तो वेरी गुड, सभी स्टूडेंट्स का राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1981 में पहली बार अमेरिका में एड्स की पहचान की गई। ठीक है, अब चलिए अब एड्स की बात आई है तो एड्स का हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्योंकि एड्स का जो फुल फॉर्म है एक बार एग्जाम में पूछा गया। तो क्या होता है? एक्वायर्ड, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, और एड्स डे हम लोग कब मनाते हैं? तो 1 दिसंबर। ठीक है, 1 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस मनाते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे पूछा जाए कि भारत में पहली बार एड्स की पहचान कब की गई तो क्या आंसर दीजिएगा? चलिए बताइए। अमेरिका में 1981 में एड्स की पहली बार पहचान की गई थी। भारत में कब की गई थी? तो 1986 में। ठीक है, 1986 ईस्वी में भारत में। ठीक है, 1986 ईस्वी में भारत में पहली बार एड्स की पहचान की गई थी। ठीक है, तो सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हड्डी जो खोखली हो, ठीक है, हड्डी जो खोखली हो, हल्की हो और हवा से युक्त होती है डैश कहलाती है। मतलब आपको बताना है कि हड्डी जो खोखली होती है, हल्की होती है और हवा से युक्त होती है, उस हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं? ए में दिया न्यूमेटिक हड्डियाँ, बी में दिया कार्टिलेज हड्डियाँ, सी में दिया कठोर हड्डी और ऑप्शन नंबर डी में दिया टेंडन। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका आंसर बताइए कि क्या होगा? हड्डी जो खोखली हो, हल्की और हवा से युक्त होती हो। तो वेरी गुड, सभी स्टूडेंट्स का राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, न्यूमेटिक हड्डियाँ। ठीक है, न्यूमेटिक हड्डियाँ होती हैं ऐसी हड्डियाँ जो खोखली हो, हल्की हो और हवा से युक्त हो। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। अब बात करें कार्टिलेज हड्डियाँ किसको कहते हैं? तो कोहनी और घुटने की हड्डी। ठीक है, कोहनी और घुटने की हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, की हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्टिलेज हड्डी। ठीक है, अब बात करें टेंडन, तो टेंडन किसको बोलते हैं? जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ती है। ठीक है, मांसपेशी को जो हड्डी से जोड़ती है। ठीक है, हड्डी
से जोड़ती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। ठीक है, सभी को ये क्लियर है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनावृतबीजी पौधों का उदाहरण है। ठीक है, आपको बताना है कि अनावृतबीजी का पौधों का उदाहरण है। और ऐसा सेम क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, लेकिन लैंग्वेज चेंज था। आप सभी जानते हैं क्या पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अनावृतबीजी पौधों का उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया पाइनस, रागी, बीन, एडियंटम। ठीक है, तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर बताइए कि अनावृतबीजी का उदाहरण कौन सा है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए पाइनस। ठीक है, अनावृतबीजी पौधों का उदाहरण क्या है, तो पाइनस। और एक और है जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, साइकस। ठीक है, साइकस ये भी अनावृतबीजी पौधा का उदाहरण है। और पाइनस और साइकस जो है बहुत इसका इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है। मतलब आपको बताना है कि कौन से जल में जो है बहुत जल्दी लोहा में जंग लगता है। ए में दिया वर्षा के जल में, बी में दिया समुद्र के जल में, सी में दिया आसुत जल में, और ऑप्शन नंबर डी में दिया नदी के जल में। तो चलिए सभी को बताइए इसका लाइव चैट में आंसर कि लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है। चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है उनका राइट आंसर है लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है, तो समुद्र के जल में। ठीक है, सारे जल में जंग लगती है लोहे में, लेकिन समुद्र के जल में क्या कहता है, बहुत शीघ्र जंग लगती है। ठीक है, क्योंकि समुद्र के जल में जो है ना बहुत ज़्यादा विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसीलिए और इसलिए जो है समुद्र के जल में शीघ्र जंग लगती है। ठीक है, तो सभी को क्लियर है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि लोहे को जंग से बचाने के लिए जो हम लोग पेंट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक है, मतलब किस प्रोसेस द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनिकरण। ठीक है, गैल्वेनिकरण बोलते हैं या फिर इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चश्मे के लेंस की फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया कि कोई एक चश्मा है उसका लेंस का फोकस दूरी कितना है, -50 सेंटीमीटर, और इसका हमको क्षमता निकालना, अर्थात क्या निकालना है, पावर। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है, हमको यहाँ पर फोकल लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ हमको दिया हुआ है यहाँ पर -50 सेंटीमीटर। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/, फोकल लेंथ। और ये फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में। ठीक है, इन मीटर। ठीक है, तो चलिए इसको इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, P = 1/-50/100। ठीक है, यहाँ पर ये सेंटीमीटर में है और मीटर में चेंज करने के लिए क्या किए, 100 से भागा लगा दिए। ठीक है, तो ये 50 से 2 बार में चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/-1/2। ठीक है, 1 को भागा लगाएंगे -1/2 से तो क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, -2 डायोप्टर। ठीक है, पावर का यूनिट होता है डायोप्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी -2 डायोप्टर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो सभी को यहाँ तक क्लियर है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्लोरीन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। ठीक है, हमको बताना है यहाँ आपको कि क्लोरीन का प्रयोग जो है किस रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया एंटीबायोटिक, बी में दिया संक्रमण रोगी की दवा के रूप में, सी में दिया जड़नाशक के रूप में, और ऑप्शन नंबर डी में दिया प्रतिरोधी के रूप में। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि क्लोरीन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है उनका राइट आंसर है क्लोरीन का प्रयोग किस रूप में करते हैं, तो प्रतिरोधी के रूप में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में हम लोग क्या करते हैं, तो क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है। ठीक है, आपको बताना है कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है, और अलॉय से 2021 में, ठीक है, अलॉय से 2021 में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कौन सा क्वेश्चन। ठीक है,
ए में दिया है तांबा जस्ता व निकेल, बी में दिया है तांबा जस्ता व लोहा, सी में दिया है तांबा सिल्वर व निकेल और ऑप्शन नंबर डी में दिया है तांबा एल्युमिनियम व निकेल। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि जर्मन सिल्वर जो है किसका मिश्रण होता है। तो वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका राइट आंसर है तांबा जस्ता व लोहा। ठीक है, कॉपर प्लस जिंक प्लस ऑप्शन ए होगा कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल। ठीक है, निकेल होता है जिसमें कॉपर कितना होता है 60% होता है। ठीक है, और जिंक कितना होता है तो 20% होता है हमारा, और हमारा जो निकेल है वो कितना होता है, ये भी हमारा 20% होता है। ठीक है, तो जो हमारे 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि कांसा में कौन सी धातु 50% से अधिक होती है। ठीक है, कांसा अर्थात ब्रॉन्ज में जो है कौन सी धातु 50% से अधिक होती है। ठीक है, तो ब्रॉन्ज में कौन कौन सी धातु होती है, टिन और कॉपर। ठीक है, Sn प्लस Cu। ठीक है, और कॉपर कितना होता है 88% और टिन कितना होता है 12%। तो आप ही बताइए कि ब्रॉन्ज में या फिर कांसा में कौन सा जो मेटल है सबसे ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, कॉपर होता है, बिकॉज ये 88% है। ठीक है, यही क्वेश्चन था। तो अलॉय से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप अलॉयज देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर है कि किसमें कार्बन कार्बन आबंध की लंबाई सबसे कम है। ठीक है, आपको बताना है कि किसमें जो है कार्बन कार्बन आबंध की लंबाई सबसे कम है, और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार प्रीवियस ईयर्स में रिपीटेड है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया C6H6, बी में दिया C2H4, सी में दिया C2H2 और ऑप्शन नंबर डी में दिया C2H6। तो ये क्वेश्चन जो 2 से 3 बार रिपीटेड है, तो ये क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा। फिर भी यहाँ पर मैं डिटेल में बताऊँगी, तब तक आप लाइव चैट में आंसर दीजिए कि किस में जो है कार्बन कार्बन आबंध सबसे कम है, मतलब किस में कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ जो है सबसे कम है। तो चलिए सभी कोई फास्ट इसका आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, यहाँ पर जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उनका राइट आंसर है C2H2 में जो है कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम है। ठीक है, तो ये कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना के समझेंगे। जैसे C2H6 किसका फॉर्मूला होता है, बेंजीन का। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है, इस प्रकार से हम लोग बेंजीन बनाते हैं ना इस प्रकार से। और यहाँ पर क्या होता है, एक कार्बन छोड़ के फिर एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है और सब में एक H जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये क्या हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा तो कार्बन और कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हैं ना, तो जब डबल बॉन्ड होता है तो क्या बोलते हैं, उसको sp2 बोलते हैं। ठीक है, sp2। ठीक है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp2 है। चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, C2H4 है। ठीक है, C2H4 है, तो ये किस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से हमारा C2H4 का बन जाएगा। यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, C2H2। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, C2H6। ठीक है, तो C2H6 बनाते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, यहाँ पर हो गया sp3, क्योंकि जब सिंगल बॉन्ड होता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि sp जहाँ पर होता है ट्रिपल बॉन्ड में sp होता है। ठीक है, sp2 कब होता है, जब हमारा डबल बॉन्ड होता है, और sp कब होता है, जब हमारा सिंगल बॉन्ड होता है। देखिए बच्चों, sp का जो होता है बॉन्ड लेंथ सबसे कम होता है, इससे ज़्यादा sp2 का होता है, और sp2 से ज़्यादा sp का होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा, किसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम है कार्बन कार्बन के बीच, तो किसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, sp का। जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ पर C2H2 में। ठीक है, C2H2 में क्या है, sp है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे कम है कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते
बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BCG का अर्थ है, ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि BCG का अर्थ क्या होता है। ए में दिया है बैक्टीरियल सीरम ग्रोथ, बी में दिया है बेसिलस कल्चर ग्रोथ, सी में दिया है बेसिलस कैमेल्टी ग्यूरेन और ऑप्शन नंबर डी में दिया बैक्टीरियल कैलकुलेटिंग ग्रोथ। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में बताइए कि BCG का अर्थ क्या है। वेरी गुड। तो जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उनका राइट आंसर है। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिलस कैमेल्टी ग्यूरेन, ठीक है। तो ये था हमारा। तो आप बताइए कि BCG का प्रयोग क्यों किया जाता है। ये जो BCG टीका है बच्चों को दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। तो ये TB, ठीक है, ये TB के रोकथाम के लिए, ठीक है, TB के रोकथाम के लिए बच्चों को BCG का टीका दिया जाता है। और BCG का फुल फॉर्म क्या हो गया, बेसिलस कैमेल्टी ग्यूरेन, ठीक है। सभी को क्लियर है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन से जंतु में श्वसन होता है, ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा जंतु है जो सांस लेता है परंतु पृथक श्वसांग नहीं है, ठीक है, लेकिन सेपरेट जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। ए में दिया कॉकरोच, बी में दिया मछली, सी में दिया केंचुआ जिसको अर्थवर्म बोलते हैं, ठीक है, केंचुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अर्थवर्म, ठीक है, और डी में दिया है मेंढक, ठीक है, डी में है मेंढक। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि कौन सा ऐसा जंतु है जिसमें रेस्पिरेशन होता है लेकिन उसमें सेपरेट रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। तो वेरी गुड। जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है केंचुआ या फिर अर्थवर्म, उनका राइट आंसर है केंचुआ में रेस्पिरेशन होता है लेकिन जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। तो केंचुआ किससे सांस लेता है, तो अर्थवर्म हमारा स्किन से सांस लेता है, ठीक है, ये अपना स्किन या फिर त्वचा से सांस लेता है, ठीक है। सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कपास के रेशे हैं, ठीक है, आपको बताना है कि कपास का जो रेशा है वो क्या है। ए में दिया वसा में, बी में दिया प्रोटीन, सी में दिया स्टार्च और डी में दिया सेलुलोज। तो बताइए कपास के रेशे क्या है। ये भी हमारा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। वेरी गुड। तो जिन भी बच्चों का आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी आया है उनका राइट आंसर है कपास का रेशा क्या है, तो हमारा सेल्यूलोज है, ठीक है, कपास का रेशा क्या है, तो हमारा सेल्यूलोज है। और कपास में कितना होता है हमारा सेल्यूलोज, तो 90 से 98%, ठीक है, 90 से 98% हमारा कपास में सेल्यूलोज होता है, ठीक है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV से होने वाला रोग है, ठीक है, HIV के कारण, ठीक है, कौन सा रोग होता है। ए में दिया है क्षय रोग जिसको बोलते हैं TB, बी में दिया है आतशक, ठीक है, सी में दिया है कैंसर और डी में दिया है एड्स, ठीक है। तो आपको बताना है कि HIV से होने वाला कौन सा रोग है, ठीक है, आपको बताना है HIV से होने वाला कौन सा रोग है। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो वेरी गुड। जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन डी दिया है उनका राइट आंसर है HIV से क्या होता है, तो एड्स होता है, ठीक है। और अभी अभी मैंने आपको एड्स का फुल फॉर्म बताया, तो यहाँ मैं नहीं बताऊँगी, यहाँ मैं आपको HIV का फुल फॉर्म बताऊँगी, ठीक है। तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो होता है हमारा ये HIV का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संपर्क विधि किसके उत्पादन के लिए होती है, ठीक है, आपको बताना है कि संपर्क विधि किसके उत्पादन के लिए होती है। ऑप्शन ए में दिया HNO3, बी में दिया HCl, सी में दिया H2SO4 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है NH3। तो चलिए सभी को बताइए कि संपर्क विधि किसके उत्पादन के लिए होती है। चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो वेरी गुड। जिन भी बच्चों का यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी आ रहा है H2SO4, उसका राइट आंसर है संपर्क विधि, अर्थात इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस द्वारा किसका फॉर्मेशन किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का संपर्क विधि द्वारा किसके उत्पादन के लिए होती है, तो
सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन के लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे लोहे में क्या अधिकतम मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित होती है। ठीक है, ए में दिया कार्बन, बी में दिया सिलिकॉन, सी में दिया फास्फोरस, डी में दिया मैंगनीज। तो ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का है, 2020 का क्वेश्चन है। तो चलिए सभी को बताइए कि कच्चे लोहे में क्या अधिकतम मात्रा में अशुद्धि के रूप में पाई जाती है। और ये 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, तो वेरी गुड। जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन ए है उनका राइट आंसर है। कच्चे लोहे में अधिकतम मात्रा में जो अशुद्धि के रूप में क्या उपस्थित होता है, तो कार्बन। ठीक है, कच्चा लोहा को हम लोग क्या बोलते हैं, पिग आयरन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं पिग आयरन। और इसमें क्या क्या अशुद्धि के रूप में होता है, तो कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, फास्फोरस और सल्फ़र। ठीक है, और सल्फ़र जो होता है अशुद्धि के रूप में पाया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो कार्बन होता है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। ठीक है, तो सभी को क्लियर है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि कौन एक मानव का घनिष्ठतम संबंधी है। और ये भी आपके प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन है। तो बताइए, ए में दिया चिंपैंजी, बी में दिया गोरिल्ला, सी में दिया औरंगुटान और ऑप्शन नंबर डी में दिया है गिब्बन। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि कौन जो है मानव का एक घनिष्ठतम संबंधी है। तो वेरी गुड, यहाँ पर जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है उनका राइट आंसर है चिंपैंजी जो है मानव का घनिष्ठतम संबंधी है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। यहीं पे हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। तो कमेंट्स में बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए अच्छे से। गुड बाय।